नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 40 MCQs जो स्टूडेंट्स आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से ग्रुप डी के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं 40 MCQs बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वही क्वेश्चंस हम लोगों ने इसमें डालने की कोशिश की है जिनकी आने की संभावना ग्रुप डी में बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों, बिना किसी बात किए हुए, बिना ज़्यादा कुछ आप लोगों को समझाते हुए शुरुआत करते हैं, सीधे सीधे प्रश्न पर आते हैं। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट से एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट भी कर दें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन ये रहा, लेकिन उससे पहले कि चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है। इनमें से जो है पौंडीचेरी की जो बॉर्डर है, जो सीमा है, वो किस पर नहीं लगती। तो उत्तर इसका दोस्तों कर्नाटक, बाकी इन तीनों पर लगती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विभ्रंश घाटी बनती है, विभ्रंश घाटी किसके कारण बनती है? जो दो भ्रंश होते हैं उसके कारण विभ्रंश घाटी बनती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो फटाफट बताएंगे। इनमें से जो स्मार्ट सिटी है वो कोचीन में स्थापित की जा रही है। स्मार्ट सिटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस पार्क है वो आपका कोचीन में उसकी स्थापना की जा रही है। और दोस्तों, स्मार्ट सिटी में जो केरल सरकार की भागीदारी है वो 16% तक है, ठीक है। और इसमें जो दुबई है, दुबई का जो टेलीकॉम सेक्टर्स है उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी भागीदारी 84% है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजुआ कहाँ पर है? फटाफट बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों मणिपुर, जो मणिपुर में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, किस पर आधारित थी? वो थी व्यवसाय पर। आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि जो पिता वृषज यानी कि वैद्य है, मेरी माता चक्की चलाने वाली है और मैं कवि हूँ। ये आपका ऋग्वेद के 9वें मंडल में उन्होंने उल्लेख दिया है कि मेरे पिता वृषज यानी कि वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाती हैं और मैं खुद स्वयं कवि हूँ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है? फटाफट बताएंगे दोस्तों उत्तर राजनीतिक प्रशासन। यानी कि अमेरिका में जो शीतलहर की वर्तमान अवस्था का ध्रुवीय बाउंड्री, जिसको बोलते हैं हम लोग पोलर वॉर्टेक्स, जो दिसंबर 2013 तथा अप्रैल 2014 में असामान्य रूप से जो पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर कनाडा जो है वहाँ पर भारी वर्षा हुई थी, और उसी के कारण हम लोग जो देख सकते हैं जो अमेरिका में शीतलहर की जो वर्तमान अवधि का कारण जो था वो राजनीतिक प्रशासन था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? चलिए फटाफट बताएंगे किस में मिलती है। ए, जो प्रेस है उसकी स्वतंत्रता हम लोग को मिलती है अनुच्छेद 19 क में। 19 क के तहत जो है ये दे रखा है कि प्रेस जो है वो अपनी बात कहने में स्वतंत्र है और उसको उसका मौलिक अधिकार से नियत नहीं किया जा सकता। अगले प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आनति पर झुकी है? कितनी आनति पर झुकी हुई है? तो ध्यान रखिएगा 57/2 अंश पर वो झुकी हुई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? सबको मालूम है कब लड़ी गई थी? 1526 में। और किस किस के बीच में लड़ी गई थी? जो भारत का प्रथम मुगल बादशाह था, कौन था? बाबर और इब्राहिम लोदी, इन दोनों के बीच जो लड़ाई लड़ी गई थी वो उसको हम लोग पानीपत का पहला युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था ये माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं उन केंद्र। क्या कहते हैं? उन केंद्र। उसको हम लोग जो पृथ्वी का जो सतह पर का जो ऊपरी भाग है भूकंप के केंद्र से ठीक ऊपर जो रहता है उसको हम लोग उत्केंद्र जो है वो हम लोग कहते हैं। तो उत्केंद्र यानी कि इपी सेंटर हम लोग उसको कहते हैं। ध्यान लिख लिए, ईपी
सेंटर हम लोग उसको कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? तो कहाँ हुई थी भैया बाबर की मृत्यु? सब जानते हैं आगरा में। और कब हुई थी? 1530 में। दिसंबर का समय था शायद, हाँ 26 दिसंबर 1530 में आगरा में जो बाबर की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो संघ लोक सेवा आयोग के उनके जो सदस्य रहते हैं उनकी नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करता है। और ये कहाँ में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 316 के पहले पार्ट में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? कितने प्रदान किए जाते हैं? तो 6। हर वर्ष प्रति वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए जाते हैं। और जो कि किन किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? जो कि भौतिकी यानी कि फिजिकली, चिकित्सा मतलब आपके मेडिकल, उसमें रसायन, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा काम किया है, जिन्होंने उत्कृष्ट काम किया है, उन लोगों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने किसके कारण तैरते हैं? वो अपने अल्प घनत्व के कारण। उनकी डेंसिटी जो रहती है वो बहुत ही कम रहती है, इसलिए बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। फटाफट बताएंगे। क्या बताएंगे? हम जानते हैं कनिष्क। जो कुषाण वंश के जो प्रसिद्ध राजा थे वो कनिष्क थे। इसके जो राज्यारोहण की, इनकी राज्यारोहण की जो तिथि मानी जाती है वो 78 ईस्वी मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 78 ईस्वी मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? सब जानते हैं कहाँ से होता है, तो शंकु वृक्षी वन से वो प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रैंड किस देश की मुद्रा है? तो रैंड जो है वो आपकी नामीबिया की मुद्रा है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इनमें से सही जोड़ी नहीं है कौन सी? तो इसका उत्तर है दोस्तों आइसोहाइट और आर्द्रता। जो आइसोहाइट और आर्द्रता है वो आपकी सही जोड़ी नहीं है। तो दोस्तों आइसोहाइट जो है वो आपका वर्षा से संबंधित रहता है। किससे? आइसोहाइट जो रहता है वो वर्षा से संबंधित रहता है। और आइसोबार तो रहता है जो दाब से रहता है। आइसोहेल जो रहता है वो सूर्य प्रकाश से रहता है। आइसोथर्म जो रहता है वो तापमान से रहता है। और जो दोस्तों आर्द्रता है वो आर्द्रता जो है वो आपका हाइग्रेफाइट से रिलेट करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा मोला था? तो सब जानते हैं सोमनाथ पर उन्होंने धावा मोल दिया था। और कब मोला था? 1025 ईस्वी के दौरान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? किसकी है? नागालैंड। नागालैंड में कोई भी हिंदी नहीं जानता, कोई भी वहाँ की कोई भाषा नहीं है, इसलिए वहाँ पे जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। और नागालैंड का अगर गठन देखा जाए तो 1963 में हुआ था। कब हुआ था? 1963, 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उपोषण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं? क्या पुकारते हैं? चलिए इसको पुकारते हैं हॉर्स लैटिट्यूड्स। हॉर्स लैटिट्यूड्स जो है वो हम लोग उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंध को हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि 30 डिग्री से 35 डिग्री के अक्षांशों के मध्य वो स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? फटाफट बताएंगे दोस्तों कौन सा है? इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो रीट द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए उच्च या उच्चतम न्यायालय आदेश जारी कर सकता है, इसलिए ये निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूर्व थल सेना अध्यक्षों से 2 बार महावीर चक्र किसे मिला है? फटाफट बताएं किसको मिला है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों जनरल A.S. वैद्य को ये मिला है। और A.S. वैद्य जो है उनको 16 सितंबर 1965 को और एक बार 1965 को मिला है और एक बार 1971 को मिला है। ये ध्यान रखना है आपने को दोनों सन कि उन्हें 2 बार कब महावीर चक्र प्रदान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिन और रात कैसे बनते हैं? दिन और रात जो है वो कैसे बनते हैं? तो दोस्तों वो घूर्णन की गति के कारण बनते हैं। किसके कारण? घूर्णन गति की जो गति रहती है उसके कारण जो है वो दिन और रात बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? किस प्रदेश में वर्षा होगी? उत्तरी पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कौन है? तमिलनाडु।
उत्तरी पूर्व मानसून से हमेशा तमिलनाडु में वर्षा होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है कौन सा? इनमें से फटाफट बताएंगे, सब मालूम है। एंथ्रेसाइट। कौन है? एंथ्रेसाइट, क्योंकि इसमें 90% तक हम लोग कार्बन देख सकते हैं, 90% तक इसमें कार्बन रहता है, इसलिए ये प्योर कोल के नाम से भी एंथ्रेसाइट मिलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती? लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष या फिर थल सेना अध्यक्ष? तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो कभी भी राष्ट्रपति के द्वारा चुना नहीं जा सकता। वहाँ जो लोकसभा के सदस्य रहते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष चुनते हैं, और लोकसभा का अध्यक्ष जो रहता है वो आपका स्पीकर कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो बताएंगे दोस्तों इनमें से कौन सा है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, नंगा पर्वत जो है, नंगा पर्वत है आपका 8125। नंदा देवी जो है, उसके बाद फिर नंदा देवी आता है 7824। फिर आता है कामेत, कामेत हो जाता है आपका 7756, और कुनलून जो आता है वो आता है 7167। ये इनकी ऊंचाई है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती है? सुनामी तरंगे जो हैं वो आपकी किसके कारण होती हैं? वो होती है दोस्तों समुद्र के जो नीचे भूकंप आता है उसके कारण सुनामी तरंगे उत्पन्न होती हैं, और भूकंप ही जो कारण है वो आपका सुनामी का कारण बनता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। चलिए उत्तर बताएंगे इसका, किन किन के हैं? हिंदू, बौद्ध और जैन के। हिंदू, बौद्ध और जैन के एलोरा में गुफाएं हैं और शैलकृत मंदिर हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है वो सब जानते हैं कहाँ पे है, वो है दोस्तों वॉशिंगटन में। वॉशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय है, जिसकी मतलब स्थापना जो है वो 1944 को मानी जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? किसके मापने के लिए हम लोग रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए हम लोग रिक्टर स्केल का यूज़ करते हैं, और इसकी जो स्थापना थी या इसका जो डेवलपमेंट हुआ था, इसकी स्टैब्लिशमेंट का जो वर्ष है वो 1930 है, वो ध्यान रखिएगा आप। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन जलांकृत क्षेत्रों में विकसित होता है? कौन सा होता है? उत्तर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों मैंग्रोवा, यानी कि गरान। जलकांत क्षेत्रों में मुख्यतः मैंग्रोवा वनस्पति या वन विकसित होते हैं। ठीक है, ये प्रायः नदी के मुहानों, निम्न तटवर्ती तथा दलदली क्षेत्रों में विकसित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, ये अभिन्न अंग है। किसका अभिन्न अंग है? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों डेनमार्क। डेनमार्क का बहुत ही अभिन्न अंग है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? फटाफट बताएंगे दोस्तों, नॉर्थ से ईस्ट में ले जाने वाला कौन था? राजेंद्र चोल। उसी नाम से बोला जाता है, चोल राजा जो है वो राजेंद्र चोल जो थे वो आपके गंगा को उत्तर से दक्षिण तक ले जाने वाले राजा थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? तो किन राज्यों को जोड़ता है? वो जोड़ता है दोस्तों केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु को पालघाट जो है वो जोड़ता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स जो है वो किसे प्रदान किया गया था नाम? वो किया गया था दोस्तों हर्ष के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री हुइनसोंग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, बागान कृषि पैदा करती है, क्या पैदा करती है? वो खाद्येतर फसलें, जो खाद्य पर निर्भर रहती हैं जो फसलें, उनको बागान कृषि पैदा करती है। और कौन कौन सी होती हैं? वो आ जाती हैं बागानी कृषि के अंतर्गत जो आती हैं, चाय हुआ, कहवा हुआ, नारियल हुआ, रबड़ हुआ, इलायची हुआ, मिर्च हुई, आपकी हल्दी हुई, ये सब जो है वो खाद्येतर फसलों के अंतर्गत आती हैं। चलिए दोस्तों आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? चलिए फटाफट दोस्तों आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर देख लेते हैं, ध्यान रखिएगा, भारत का जो सबसे बड़ा राज्य इन चारों में से है वो है आपका राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से
जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 3 बड़े अन्य राज्य हैं वो क्रमशः इस प्रकार हैं, जो कि मध्य प्रदेश हुआ, या फिर आपका महाराष्ट्र हुआ और उत्तर प्रदेश हुआ। ये सब क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़े राज्य हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी नए 40 क्वेश्चंस के साथ। और विशेष रूप से जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और ध्यान से आप लोग देखते रहें और ध्यान से इन्हें पढ़ लें, और सीधी भाषा में कहूँ तो याद कर लें या घोट लें। चलिए दोस्तों, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूँ मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।